आज का जो हमारा इंडियन पॉलिटी का PYQ का टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इससे पहले हमने पढ़ा था जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। तो 2023 में पूछा गया है कि जो चीफ पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो चीफ पर्पस है वो क्या है। इसका आंसर है, ऑप्शन हैं, इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग नेसेसरी लॉज, इट enables द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसका आंसर है सी। ये डिफाइन करता है और लिमिट करता है जो पावर्स हैं गवर्नमेंट की, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। एक्सप्लेनेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The Constitution is a body of basic laws and principles that describes the general organization and operation of state and contains fundamental principles and norms that underlie and guide all government action. Constitution is simultaneously legal, political and social instrument. As a supreme or higher law, its provisions provide a framework under which all regulations, legislation, institutions and procedures operate. It articulates the rights of citizens that institutions, procedures and legislation must not infringe upon, which the state must strive to ensure. Politically, it establishes and distributes and limits governmental power, chief purpose of the constitution, and provides mechanisms for deliberating and deciding on public policy. Socially, क्या purpose है इसका? It may reflect the shared identity or civic vision of state, expressing commonly held values and foundational principles. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन अ सेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी आ सकता है और ये फंडामेंटल राइट्स में से भी हम इसको कर सकते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो मीनिंग है वो क्या है, ऑप्शंस देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इसका आंसर है नेचुरल जस्टिस। जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका ये आंसर है। इसमें जो ऑप्शन था सी पे भी बहुत सारे जो बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, लेकिन जब आंसर की आई तो उसमें ये बताया था कि इसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसके पीछे रीज़न ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो वर्ड है, जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ हम बोल सकते हैं, लेकिन उसका बेसिस क्या होगा कि ऑन व्हाट बेसिस यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट लॉ इज़ फेयर। तो लॉ फेयर होगा या नहीं होगा उसको चेक कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ए। डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज़ इट्स ओरिजिन्स इन इंग्लिश कॉमन लॉ। इट वाज फर्स्ट इन मैग्ना कार्टा ऑफ लॉ ऑफ लैंड ऑफ फॉर इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से ये ओरिजिनेट हुआ है। द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन एग्जामिन्स नॉट ओनली वेदर ए लॉ एग्जिस्ट to deprive a person of his and her life and personal liberty, but also whether the legislation is fair, just and not arbitrary. Unlike procedure established by law, where the judiciary assesses the procedure of legislation and its competence only, Supreme Court, in case of due process of law, analyzes the procedure and rationale of the law. It judges its reasonability. लेकिन जो reasonability है वो किस बेस पे जज की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। विद ड्यू प्रोसेस इंडीड फोकस ऑन लीगल प्रोसीजर्स। जो लीगल प्रोसीजर हैं उस पर तो फोकस किया ही जाता है। इट कैन आल्सो बी लिंक टू द ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ इंश्योरिंग फेयरनेस एंड जस्टिस। किससे इसको लिंक किया जाता है, फिर फेयरनेस और जस्टिस के, जो फेयर एंड जस्टिस एप्लीकेशन होगी लॉज की, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ विच अलाइंस द नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल। तो यही वो बाइंड करता है किसको, जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उसको। नेचुरल जस्टिस जनरली इंक्लूड्स राइट to a fair hearing, right to be heard and right to be an impartial tribunal, which is a part of fairness that due process aims to protect. जो ड्यू प्रोसेस जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है फेयरनेस को, तो वो किसके बेसिस पे की जाती है, नेचुरल जस्टिस के। तो नेचुरल जस्टिस में क्या आता है, राइट टू ए फेयर हियरिंग, राइट टू बी हेयर्ड एंड द राइट टू बी एन इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। स्टेट को कौन सा जो है बेस्ट डिफाइन करता है, 2021 में पूछा है।
A community of persons permanently occupying a defined territory independent of external control and possessing an organized government. इसका जो आंसर है यही है। एक ऐसी कम्युनिटी होती है पर्सन्स की जो परमानेंटली ऑक्यूपाई करते हैं एक डिफाइंड टेरिटरी, उसके बाद जो वो एक सॉवरीन होती है, इंडिपेंडेंट होती है एक्सटर्नल कंट्रोल से, अपने जो डिसीजंस हैं उनको खुद लेने इंडिपेंडेंटली, एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, तो एक गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंस्टिट्यूट बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी, तो कौन सा एक परफेक्ट सेफ गार्ड है जो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। एक लिबरल डेमोक्रेसी में लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का कौन सा सेफ गार्ड है। ए कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका आंसर सेपरेशन ऑफ पावर्स। जब तीनों ऑर्गन्स के पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों के पास जो अपनी पावर्स हैं वो एक डिफाइंड होंगी, रिटन होंगी और डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, सेपरेटेड होंगी, तभी वो लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर entails the division of legislative, executive and judicial functions of government among the different organs. This demarcation prevents the concentration of excessive power by the branch of government. इसी डिमार्केशन से, सेपरेशन से क्या होता है, जो एक्सेस जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाती है उसको बचाया जा सकता है। अगर जुडिशरी के पास ज़्यादा पावर हो जाती है तो वो भी नुकसान है, वो भी नुकसान करती है लिबर्टी पे। अगर एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर हो जाए तो भी, और अगर लेजिस्लेचर के पास ज़्यादा पावर है तो भी वो क्या होगा, हार्मफुल होगा लिबर्टी के लिए। तो एक लिबरल डेमोक्रेसी के लिए सेपरेशन ऑफ पावर्स होना बहुत ज़रूरी है। दैट हेल्प्स टू सेफगार्ड द लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ द पीपल इन अ डेमोक्रेसी। आर्टिकल 50 जो DPSPs में है मेंशन करता है कि इसको सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। कमिटेड जुडिशरी का जो ऑप्शन दिया हुआ था, कमिटेड जुडिशरी रेफर्स टू जुडिशरी दैट टेंड्स टू अलाइन इट्स डिसीजन विद पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट। जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स और जो पॉलिसीज़ हैं, उसके जो डिसीजंस हैं, उनके साथ अगर अलाइन कर रहा है अपने जो डिसीजंस हैं तो उसको कमिटेड जुडिशरी बोलते हैं। और वो ऑफन इंटरप्रेटिंग लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन अ मैनर दैट इज़ फेवरेबल और एक्सेप्टेबल टू द गवर्नमेंट पावर, इट डज नॉट गारंटी सेफगार्डिंग लिबर्टी। तो ऐसी जो जुडिशरी होगी जो गवर्नमेंट की जो डिसीजंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करेगी, उनको सेफगार्ड करेगी, तो वो लिबर्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, तो इससे भी क्या होगा, जो लिबर्टी प्रोटेक्ट नहीं होगी। एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द लीडर्स आर चोजन थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस बाई सिटीजन्स, टिपिकली थ्रू वोटिंग। ओनली हैविंग एन इलेक्टेड गवर्नमेंट डज नॉट सेफगार्ड लिबर्टी इन डेमोक्रेसी। तो सिर्फ एक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होना ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटेक्ट करेगा डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी में लिबर्टी को। सिर्फ इलेक्शन ही ज़रूरी नहीं है, उसके लिए कुछ सेफगार्ड्स चेक्स होने चाहिए। एग्जांपल जैसे दियो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक में भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है लेकिन वहाँ पे लिबर्टी इतनी नहीं है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया 2021 में। लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट तो है नहीं, नेदर फंडामेंटल राइट नॉट लीगल राइट, तो इसका आंसर है बी, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। 19F में पहले था, आप जो आर्टिकल 31 उसको रिमूव करके उसको अब एक लीगल राइट बनाया हुआ है, तो अब वो है आर्टिकल 300A में। इट स्टेट्स दैट 300A स्टेट्स दैट no person shall be deprived of his property saved by authority of law. Thus, right to property in India is a legal right available to any person. One common agreement between Gandhism and Marxism is final goal of stateless society, class struggle, abolition of private property, economic determinism. इसका आंसर है जो दोनों थे, इनका क्या था, एंड गोल क्या था, स्टेटलेस सोसाइटी। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के लिए कौन सा जो बेस्ट जो है अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक है। एन एजेंसी ऑफ वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी,
an agency of strengthening the structure of federalism, an agency of facilitating political stability and economic growth, an agency of implementing the public policy. इसका आंसर है agency for implementing the public policy, execute करना. In context of any country, which one of the following would be considered as part of social capital? Social capital किसको consider किया जा सकता है? The proportion of illiterates, गलत. Stock of its buildings, ये भी नहीं. Size of population in the working age group, level of mutual trust and harmony. D is the answer. The level of mutual trust and harmony in the society is considered as social capital. With reference to the Constitution of India, consider the following: rights, duties, DPSPs. Which of the above provisions of the Constitution of India are fulfilled by National Social Assistance Program launched by the Government of India? इसका आंसर है only 3. जो DPSPs हैं, जो डायरेक्टिव्स हैं टू द गवर्नमेंट, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू वेलफेयर प्रोग्राम्स बाय द गवर्नमेंट, जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. राइट्स एंड ड्यूटीज़ में ऐसी कोई बात नहीं की है. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीज़न. Assertion: the word minority is not defined in the Constitution of India. Correct. The minorities of Constitution is not a constitutional body. In context of outdoors में which of the following is correct? ये करेक्ट है क्योंकि माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया हुआ है. माइनॉरिटी जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में. माइनॉरिटीज़ कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये भी करेक्ट है. तो इसका आंसर है, तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसका ये रीज़न नहीं है क्योंकि माइनॉरिटी वर्ड को अगर डिफ़ाइन नहीं किया है तो इसका ये रीज़न नहीं है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो ज़रूरी नहीं है कि उसको एक्सप्लेन किया जाता, डिफ़ाइन किया जाता. तो इसका आंसर है बी. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. ए एंड आर असर्शन इज आर करेक्ट, ट्रू, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. इसको क्रिएट किया गया था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट, यानी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है. अनलाइक अदर कमीशंस सच एज इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, कैग, जो माइनॉरिटी कमीशन है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. बाकी जो है क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं. नॉट एंड वन एस्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन.